हेडिंग सब लोग लिख लिया ना? इसके बारे में समझते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी चालक होता है, तो चालक समझते हैं ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो जो चालक होते हैं उन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। सबको पता है ना कि प्रत्येक चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते ही तो धारा बहता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक हम यहाँ ले रहे हैं। चालक आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। हम ऐसे सिलेंड्रिकल चालक ले रहे हैं, बेलनाकार। वैसे तार हम लोग का तो बेलनाकार ही होता है जी। क्यों? जो चालक तार है बिजली वाला, या बेलनाकार ना है, तो उसी को थोड़ा जूम करके इसमें देखिए, समझिए कि पतला तार उसको एकदम जूम कर दिया गया है। तो ये एक आपका चालक है, और इस चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। ये बताइए, मुक्त इलेक्ट्रॉन को गिन सकते हैं जी? नहीं, हम एक परमाणु में न गिन सकते मुक्त इलेक्ट्रॉन को। अगर आप हम तार ले लिए हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए, क्या ये मुक्त इलेक्ट्रॉन शांत अवस्था में होंगे? नहीं, कहीं ना कहीं गति कर रहा होगा। तो इनकी गति कैसी होती है? इनकी गति होती है जिग जैग मोशन में। जिग जैग मोशन समझते हैं? जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं हो, मतलब कि अनियमित गति कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनियमित गति। कोई कहीं भी गति करता है। ध्यान देना, ये भी इसमें ये सामान्य अवस्था में है। हम एक चालक लिए हैं, चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की ये गति जो है, इसका कौन किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। समझ रहे हैं? कोई किधर भी जा सकता है। माने इनके ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी दिशा फिक्स नहीं है। ये अनियमित गति करते हैं। इसी को बोलते हैं जिग जैग मोशन। अब गति तो इसकी फिक्स है नहीं, तो क्या इस गति से धारा बहेगा? क्या इस गति से धारा बहेगा इसमें? नहीं, धारा नहीं बहेगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो धारा नहीं बहता है। ये बताइए, इस चालक तार में धारा बहाने के लिए हमको बैटरी ना लगाना पड़ेगा? एसी चाहे डीसी कुछ चाहिए ना करंट प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो तो कुछ जोड़ा नहीं गया है। तो इसमें धारा कहाँ से बहेगा? नहीं बहेगा। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये सब अनियमित गति कर रहे हैं। इनको मिटा दे रहे हैं और थोड़ा कम बना रहे हैं संख्या में। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सब कौन सी गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं। इनकी गति कैसी होती है? अनियमित होती है। थोड़ा ध्यान से समझो इसको। आप बीच में बतियाओ नहीं, बतियाओगे मान लो बढ़िया दिमाग खराब हो जाएगा, समझे? खराब हो जाएगा तो फिर गब्बर इज बैक है। आप पिटाओ झूठ में कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये अनियमित गति हो गई। इस गति से धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। अच्छा, सबका वेग भी अलग अलग होगा। सबका वेग क्या होगा? हम मान लें कि जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है इसका वेग u1 है। कितना मान लें? दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका वेग u2 है। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन का वेग u3। ऐसे ऐसे बहुत सारा होगा। un मान लिया जाए। मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है। फिर से एक बार समझा दें कि अभी हम इसको बैटरी से मतलब एसी चाहे डीसी से जोड़े नहीं हैं। अभी सामान्य क्या है? एक चालक है, और इस चालक में ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने ही खुद ब खुद अनियमित गति कर रहे हैं। इसमें इस गति में हम देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन का वेग कितना मान रहे हैं? u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3। ऐसे मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है तो हम un तक ले गए। ठीक है। अब इन वेगों का अगर हम औसत वेग निकालें तो वेगों का औसत वेग कैसे निकालते हैं? सभी वेगों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके जितना होता है उससे भाग कर देते हैं। तो n वेग है ना, जोड़ के भाग कर देते हैं। तो इनके वेगों का जो औसत आता है वो कितना आता है? 0 आता है। ये आपको याद रखना है। हाँ,
इनके वेगों का औसत शून्य आता है। क्यों आता है इसको हम समझा रहे हैं। जैसे इसमें होता क्या है ना कि इनकी गति तो अनियमित होती है, लेकिन इस अनियमितता में भी एक चीज निश्चित होता है। निश्चित क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति कर रहा है ना, तो कोई ना कोई इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो ठीक इसके विपरीत दिशा में गति करेगा। इधर बात समझ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गति कर रहा है ना, तो इसी में कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो ठीक इसके कहाँ गति करेगा, विपरीत दिशा में गति करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है ना, तो इसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो ठीक इसके कहाँ गति करेगा, उल्टा दिशा में। एक नीचे गति कर रहा है ना, तो इसी में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन और भी होगा जो ठीक इसके कहाँ गति करेगा, उल्टा दिशा में गति करेगा। तो ये चूंकि गति कर रहे हैं तो इनका जो दिशा है ना, गति की दिशा एक दूसरे क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इनका जो औसत वेग होता है वो कितना हो जाता है, 0। तो ध्यान देना, अभी हम क्या किए हैं, क्या इसको बैटरी से जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं। तो ये जब बैटरी से नहीं जोड़े हैं तो उस कंडीशन में इनका वेग हम कितना माने हैं, u1 u2 u3 डॉट डॉट un। और इनका जब हम औसत निकालें तो इनका औसत कितना आ गया, 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं। अब बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी जोड़ेंगे तो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। अब बताइए, जब बैटरी का प्लस और माइनस इसमें जुड़ गया तो इस चालक तार पर आवेश जाएगा। अब आपको ये बताना है, देखिए ये तो प्लस हो चुका है ना, ये प्लस हो चुका है, क्या हो गया है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा, फिर से बता दें, यह इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा बताइए। जिगजैग में तो कर ही रहा था, अब तो वोल्टेज लगा दिया ना इस पर, बैटरी जोड़ दिए हैं। हेंगा कौन गति है। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक प्लस है एक माइनस है। आप ये हमको बताइए ना कि प्लस से माइनस के तरफ गति करेगा कि माइनस से प्लस के तरफ गति करेगा, माइनस से। कोई कारण बताएगा क्यों, एगो कोई बताए तो सुन ले, हम समझ में आ जाए। बताओ निशा बताओ। हाँ इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, सही बताइए। ये ऋण आवेश है, ये भी देख रहे हैं ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश को प्रतिकर्षित न करेगा, तो ये इसको धक्का देगा इधर, आई प्लस है तो इस ऋण वाले को आकर्षित करेगा। मतलब कुल मिला के इधर आने का मतलब अच्छा अनुकूल परिस्थिति बन रहा है ना, तो ये गति इस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन आपका गति करेगा किस दिशा में, माइनस से प्लस के तरफ। तभी तो धारा प्लस से माइनस के तरफ बहता है। इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है ना, धारा उसके उल्टा दिशा में बहता है। तो धारा की बात करें तो धारा जाएगा प्लस से माइनस के तरफ, धारा ऐसे प्लस से कहाँ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, माइनस से आ रहा है प्लस। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, वो ध्यान देना प्लस से माइनस के तरफ होता है। कहाँ होता है, प्लस से। और जब वैद्युत क्षेत्र में किसी भी ऋण आवेश को जब रख देते हैं तो ऋण आवेश की जो गति की दिशा होती है ना, जो बल की दिशा होती है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टा होता है। वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन को भेज दिए तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगने की जो दिशा होगी वो किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टा। तो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है प्लस से माइनस के तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा, माइनस से प्लस की तरफ, तभी ना माइनस से प्लस की तरफ गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए ये आपका ई है, ये क्या है, और यह स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि माइनस से कहाँ आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित करेगा, अब प्लस उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो बैटरी का जो माइनस टर्मिनल इधर जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा थोड़ी, है प्रतिकर्षित करेगा, दूर ना हटाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अंदर से माइनस से कहाँ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया ऐसे। अब इसका एक दिशा बन गया ऐसे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूम रहा है, तो इसके उल्टा दिशा में धारा बहेगा, धारा हमारे ऐसे बहेगा। अब सोचिए कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराए थे, थोड़ा ध्यान से समझना, तो उस समय
इन इलेक्ट्रॉनों का जो अलग अलग वेग था वो था u1, u2, u3 डॉट डॉट un। लेकिन जैसे ही इसमें हम बैटरी जोड़ दिए तो क्या वेग अभी भी u1, u2, u3 ही रहेगा? वेग में थोड़ा सा बदलाव होगा ना। तो हम अब मान लेते हैं कि जो इसका वेग है वो हो गया है v1, माने पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1, माने जो u1 जिसका वेग था ना वो बदल के क्या हो गया v1। कब हुआ? जब हम बैटरी इसमें जोड़ दिए, v वोल्ट की बैटरी, तब हो गया। तो जिसका वेग u1 था उसका वेग v1 हो गया, जिसका वेग u2 था उसका वेग v2, जिसका u3 था उसका v3 डॉट डॉट ऐसे ऐसे, जिसका un था उसका vn हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इनका अगर आप औसत निकालें, माने बैटरी को जोड़ने के बाद अगर हम औसत निकालें तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn आप बटा कितना हो जाएगा n। तो इनका वेग बदल गया ना। अब इसी वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। चालू नहीं किए थे, सब काम उल्टा करते हो तुम। तो ये जो अलग अलग वेग है v1, v2, v3 डॉट डॉट vn, इन अलग अलग वेगों का अगर हम औसत निकालें तो इस औसत वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। तो बताइए कब का वेग है? धारा प्रवाहित हो रहा है तब का है कि नहीं हो रहा था तब का है? धारा प्रवाहित हो रहा है तब का है। तो इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान, किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान, धारा प्रवाहित हो रहा, पहले तो नहीं हो रहा था ना, लेकिन अब एक निश्चित दिशा में फ्लो हो रहा है ना, तो किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत वेग, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ये वेग है v1, v2, v3 डॉट डॉट vn। तो इन वेगों का जो औसत वेग होता है उस औसत वेग को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। समझ में आया यह? हम इसको इसलिए लिखे हैं ना क्योंकि जब डेरिवेशन करेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, अभी क्या समझे? सबसे पहले हम क्या हम लोग देखे थे, इसमें किसी भी तरह का बैटरी नहीं जोड़े थे, चालक था, हम किसी तरह का बैटरी नहीं जोड़े थे। तो बैटरी जब नहीं जोड़े थे तो इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर रहता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है। तो गति करेगा तो अनियमित गति करेगा इधर उधर। तो उस अनियमित गति में हम यह मान लिए कि इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वो क्रमशः u1, u2, u3 डॉट डॉट कहाँ तक है? un तक है। उनका औसत क्या होता है? 0। तो आप याद रखेंगे कि जब धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उस समय चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो कितना होता है? 0। इतना समझ गए? अब क्या किए हैं कि इसमें हम विद्युत धारा एक इसमें v वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं। तो जैसे ही इसमें v वोल्ट की बैटरी लगाए तो इस चालक तार के एक सिरे पर प्लस वाला हो गया और एक सिरे पर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब जैसे ही प्लस और माइनस इसमें हुआ तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? और वैद्युत क्षेत्र होता है जिसकी दिशा होती है प्लस से कहाँ? माइनस की ओर। तो जब प्लस से माइनस की ओर दिशा हो गई तो जब वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है उस क्षेत्र के कारण वह वैद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में लगता है। तो दिशा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन पर बल कहाँ से लगेगा? माइनस से प्लस की ओर। तो जब जिधर बल लगेगा उधर न गति करके जाएगा। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से कहाँ जान लगता है? प्लस की तरफ जान लगता है। इतना ठीक है? या अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझिए कि माइनस वाला इस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, आप प्लस वाला क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा, तब भी माइनस से प्लस की तरफ ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब उसका वेग बदल जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? तो जो u1 था वो v1 हो जाएगा, जो u2 था वो v2 हो जाएगा, जो u3 था वो v3, और जो un था वो क्या हो जाएगा? अब जब धारा प्रवाह हो गया तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बदल गया। तो धारा प्रवाह के दौरान इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, इस वेग का अगर हम औसत वेग निकालें तो उस औसत वेग को ही क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। तो एक लाइन में डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इनका जो औसत वेग है उस औसत वेग को ही क्या बोलते हैं?
अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसको हम VD से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? VD। V से वेलोसिटी और D से होता है ड्रिफ्ट। इसका मीनिंग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हम किससे दिखाते हैं? VD से। आगे हम लोग सूत्र निकालेंगे तो VD का फार्मूला भी बनेगा। डेफिनेशन क्या बना कि किसी चालक में धारा प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग का जो औसत मान होता है, उस औसत मान को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इतना लिख लिया जाए। चलिए, तो हम पहले क्या मानेंगे? एक चालक मान लेंगे ना। तो लिखेंगे कि माना एक चालक, माना एक चालक जिसमें मुक्त ई लिखे माइनस लिखे तो समझ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः, बात नहीं कीजिए, U1 U2 UN है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः U1 U2 डॉट डॉट कहाँ तक UN है। तो जो औसत वेग होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि औसत वेग शून्य होता है। अभी इसमें बैटरी नहीं जोड़े हैं तो औसत वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो औसत वेग U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN आप बटा N इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है। अब हम चालक को क्या कर रहे हैं? एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, ऐसे या एक सेल से जोड़ देते हैं। अच्छा, सेल बैटरी में अंतर समझते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाते हैं ना एक में, तब बैटरी हो जाता है। अगर एक बनाते हैं ना तो वो सेल है, एक से अधिक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टार्च में अगर 3 सेल का टार्च होता है ना, तो 3 सेल मिला दिए तो 3 को मिलकर बैटरी हो गया है। अकेले है तो सेल है। तो अब चालक को ध्यान दीजिए, बात नहीं करो, कितना बार कहें बात नहीं करो। अब चालक को एक सेल से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग बदल जाएगा ना, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग परिवर्तित होकर कितना हो जाता है? V1 V2 V3 Vn हो जाता है। Vn हो जाता है। Vn हो जाता है। Vn हो जाता है। अतः ध्यान देना, अतः अनुगमन वेग, इन्हीं वेग का ना औसत वेग अनुगमन वेग है। अतः अनुगमन वेग VD, अनुगमन वेग VD किस तरह का वेग है? जब सेल से जोड़ दिए तो धारा बहने लगा, और जब धारा बहने लगा तो उस समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग है उसका औसत वेग ना अनुगमन वेग कहलाता है। तो निकालिए औसत V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn और बटा N। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। समीकरण 1 कितना ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमको निकालना है V1 V2 V3, आखिर ये होगा कितना? क्योंकि जब हम सेल को नहीं जोड़े थे ना, तो उस समय वेग U1 था। वेग कितना था? अब वेग कितना हो गया है? तो वेग तो बदल गया, U1 से बदल के V1 हुआ है, जिसका U2 था उसका V2 हो गया है, जिसका U3 था उसका, तो वेग तो बदला है।
तो जब वेग बदला है तो वेग को बदलने में टाइम भी लगा होगा, बिना टाइम के नहीं ना बदलेगा, कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा ना। हम यह मान लेते हैं कि u1 से v1 होने में टाइम t1 लगा, u2 से v2 होने में टाइम t2 लगा, u3 से v3 होने में टाइम t3 लगा, ऐसे मान सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब वेग बदलता है तब तब त्वरण होता है, जब जब वेग बदलेगा तब तब क्या होगा, त्वरण होगा। तो हमको त्वरण भी निकालना पड़ेगा, समझिए। तो बोले त्वरण को ही निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद v1 v2 v3 निकालेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, त्वरण निकालने के वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटा, लेकिन उससे बढ़िया एक और सूत्र है, F बराबर m में, F बराबर, तो वहां से भी तो हम त्वरण ए निकाल सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन है ना है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हम निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाल लेंगे F। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग को पता ही है, तो जब F निकल जाएगा, M निकल जाएगा, तो उसका त्वरण भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे आसानी से। तो इसको समीकरण 1 बना कर रहने देंगे। इसके बाद ध्यान से समझिए, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कितना मान लें, E मान लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F हो तो, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F हो तो, कोई सूत्र पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र E में और F में, कोई संबंध पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र E में और F में? याद होगा तुम लोग को, E इक्वल टू पढ़े थे F बाई क्यू नॉट, याद है? तो क्यू नॉट वहां आवेश था, यहाँ आवेश तो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम केवल क्या लिख देंगे, E, F बाई E। मतलब यहाँ से अगर आप F का मान निकालें तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E। स्मॉल e किसका काम कर रहा है, Q का काम कर रहा है। सूत्र भूले नहीं ना है, पहले लेसन में सूत्र पढ़ा गया था, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो वहाँ आवेश क्यू नॉट था, यहाँ आवेश इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है ना। अच्छा एक चीज अभी हम लोग देखे हैं कि जो बल लग रहा था ना, वो वैद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में लग रहा था। बल कैसा लग रहा था, वैद्युत क्षेत्र के, इसलिए ये माइनस लग जाता है। कारण क्या है कि बल की दिशा कैसी है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इतना समझ जाएंगे। हम एक जगह लिखाए भी हैं कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, शुरू में डेफिनेशन में कहीं लिखा गया होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई हो गया, परंतु हम यहाँ पर लगाएंगे न्यूटन का दूसरा नियम, परंतु न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको त्वरण भी तो चाहिए, तो द्वितीय नियम से F इक्वल टू m में, इट इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू, जल्दी बोलिए, F बाई, हम F कहाँ से लिखेंगे, देखा ऊपर है, तो A इक्वल टू माइनस E इंटू ई, माइनस E इंटू ई बटा M। ए में कोई दिक्कत, तो ये त्वरण निकल गया। जानते हैं किसका त्वरण निकला है, ये इलेक्ट्रॉनों का त्वरण निकला। किस इलेक्ट्रॉन का त्वरण, जितना उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आखिर त्वरण रहेगा तभी तो उसका वेग बढ़ेगा। अब ये त्वरण हमारा निगेटिव आ गया है, तो ये नहीं समझें कि त्वरण घट रहा है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ये बल को दिखा रहा था, ये माइनस कहाँ से आया है, ये बल जो है ना वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा है, वहां का माइनस है। इसलिए अब ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि यहाँ पर त्वरण घट रहा है तो वेग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर वेग घटने बढ़ने की कोई बातें नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, तभी तो त्वरण हो रहा है। आखिर वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, वेग u1 से कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बात की बात है।
लेकिन वेग बदल रहा है ना, और जब वेग बदलेगा तो क्या होगा, तो यही आपका त्वरण है। पहले इतना लिखिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटाए, मिटा दी जाए। तो इस माइनस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, माइनस को छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग वेग नहीं निकालने जा रहे हैं। माइनस को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बटा m। अब इसमें बताएंगे कि स्मॉल ई क्या है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को नहीं रखना है, वैसे माइनस केवल बल की दिशा को बता रहा है, ये ध्यान देना है। अब बल की जो दिशा है वो कहां से कहां है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में न है, तो विपरीत के चलते क्या लग गया है, माइनस। बाकी उसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं। तो ये निकल गया हम लोगों का। अब हम यह मान लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग u1 से v1 होने में t1 समय लगा। यहां पर लिखेंगे कि माना, ध्यान से देखिए, माना मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग परिवर्तन में लगा समय क्रमशः मान लें, क्रमशः t1। तो समझ जाएंगे कि कहाँ वाला है, यह कहाँ वाला है, u1 से v1 होने में t1 समय लगा है। t2 अगर लिख दे तो u2 से v2 होने में समय कितना लगा, t2। t3 u3 से v3 होने में इसी तरह कितना है, tn है। तो tn क्या है, un से vn होने में लगा समय कितना है, tn है। अब यहाँ पर लगाएंगे गति का प्रथम नियम, क्योंकि हमको vd निकालना है, और vd में आया है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ऐसे करके है ना। तो लिखेंगे गति के प्रथम नियम से, गति के, संचित रहो बोलो नहीं, गति के प्रथम नियम से। अंकित कहाँ है, 12 गो खड़ा होकर खड़ा जा। गति का बताओ प्रथम नियम, अजय बनू, हाँ बोलो। v बराबर अरे बोलो परवीन, दिमाग को निकल बात ना आई। अब बोलो जी कितना, v बराबर हमें रिकॉर्ड हो रहा है, बेइज्जती हो रहा है, समझ लो। प्रथम नियम नहीं हो रहा है ना, काटेंगे नहीं, इसका अलग अलग क्लिप बनाएंगे, काटेंगे नहीं। चलो बोलो परवीन। गुंजन u प्लस 80 u प्लस 80 होगा, यही है, हो गया। देखिए ठीक है, हम समझते हैं, हम ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो v बराबर u प्लस 80। तो गति के प्रथम नियम से सूत्र ही ना होता है, v बराबर u प्लस। अब हम प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो वेग v है वो तो v1 है, और जो वेग था वो u1 था, आप प्लस। अच्छा, त्वरण सबका तो बराबर ना है, तो त्वरण क्या लिख दें, त्वरण लिख देते हैं a, और टाइम हो गया t1। इसको समीकरण कितना तक बनाए थे जी, ये दूसरा होगा ना, ठीक है। 2 एक कैसे भी हो, दूसरा होगा, चाहे जो भी हो, गिनती में क्या मायने रखता है, ये हमारा सही होना चाहिए। अब बताइए सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए,
सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? V2 बराबर AT2, समीकरण 3। इसी प्रकार V3 U3 प्लस AT3, समीकरण 4, डॉट डॉट कहाँ तक? Vn तक Un प्लस ATN। कोई दिक्कत इसमें? अब इन सब मान को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो A का मान भी रखेंगे। स्मॉल a का मान निकाला है ना, ये भी जरूरत पड़ेगा तो रखेंगे। तो पहले रखते हैं समीकरण कहाँ पर? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से VD ने निकाल रहे हैं जी। VD इक्वल टू क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। तो V1 के बदले में लिख दीजिए U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 है। तो एक तो यह ना हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ऐसे ही आगे होगा UN प्लस ATN, अब पूरा का बटा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? VD इक्वल टू U1 U2 U3 डॉट डॉट UN को एक जगह कर लीजिए। देखिए बीच में कहीं माइनस नहीं है, तो फिर कोष्टक को हटाने में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN को एक पास, समझे? इसमें का U1 ले लीजिए, यहाँ से U2, अगला कोष्टक में से U3, ऐसे करके पूरे सब में से U वाला एक पास कर लीजिए। और जो बच रहा है AT1 AT2 AT3 ATN, सब में से A कॉमन कर दीजिए। तो प्लस लिख के A कॉमन करके T1 प्लस T2 प्लस T3 TN। ये समझ रहे ना कहाँ का टाइम है? वेग परिवर्तन में जो समय लग रहा है ना, वेग परिवर्तन में लगा समय है। आप पूरा का बटा n, पूरा का बटा, तो अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। इतने कोष्टक का भी बटा n रहेगा और इनका भी बटा क्या रहेगा? n रहेगा। तो VD इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN, अब पूरा का बटा एक जगह हो गया, प्लस A, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट TN, अब पूरा का बटा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं ना है? सबसे शुरुआते में कहे थे 0 है। ये जब बैटरी को नहीं जोड़े हैं ना, उस समय मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग था उसका औसत है, तो औसत वेग 0 हो जाएगा ना। तो VD इक्वल टू ये हो गया आपका 0, ये हो गया प्लस A का मान रख दीजिए, 4 होने दीजिए, अभी A का मान होने दीजिए। A आप कोष्टक में क्या बच रहा है? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट, आप पूरा का बटा n। 0 को छोड़ सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, चूंकि जो ये टाइम जो परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब जो वेग परिवर्तन हो रहा है, तो वेग परिवर्तन में जो लगा समय है, उस समय का जो औसत मान होता है ना, उस औसत मान को बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल। उस औसत मान को क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट TN और TN बटा n, श्रांति काल। श्रांति काल किसे दिखाया है? दिखाया होगा, टाउ से दिखाया है। किसे दिखाया है? टाउ से दिखाया है। टाउ, टाउ आई ये है क्या? श्रांति। कोई को किताब में लिखता है विश्रांति काल, विश्रांति काल। ज्यादा किताब में क्या लिखता है? तो इतना है, इसके बदले में एक ही बार क्या लिख सकते हैं? टाउ लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं। तो जो ये समय लग रहा है ना, वेग परिवर्तन में जो लगने वाला समय है, उस समय का जो औसत मान है, उस औसत मान को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। विचार हम कर रहे हैं इस तरह का। देखिए यहाँ देखिए, VD इक्वल टू हम लोग क्या निकाल लिए हैं, 0 प्लस ए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट TN/N। यही आपका जो समय का जो औसत है वो औसत कहलाता है श्रांति काल। और श्रांति काल को दिखा दिए किससे, टाउ से। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए VD इक्वल टू ए टाउ, यह ए हो गया, हाई पूरा कितना हो गया, टाउ। तो VD इक्वल टू ए टाउ एक फार्मूला मिल गया, लेकिन ए हमारा त्वरण है, और चूंकि त्वरण ए इक्वल टू E/m है ना जी। तो इसलिए VD का एक और नया फार्मूला बन जाएगा, ए के बदले में देखिए E कैपिटल E बाई m, तब इंटू टाउ हो गया। तो ये सूत्र मिल गया किसके लिए, टाउ को ऊपर रख सकते हैं इस तरह से, VD इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बटा m, बात वही है। तो ये जो सूत्र मिला किसके लिए मिला, अनुगमन वेग VD के लिए, उसी को बोलते हैं अपवाह वेग बोलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलिए, या अनुगमन वेग VD कहिए। इसमें अब सब पता है ना कि कौन क्या है, स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र, टाउ श्रांति काल, और यम। अब थोड़ा सा श्रांति काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। श्रांति काल वास्तव में है क्या, रुक जाइए। श्रांति काल, श्रांति काल का मतलब क्या होता है, हम तो ऐसे कह दिए हैं कि इन समयों का जो औसत मान होता है उसको क्या कहते हैं, श्रांति काल। जबकि वास्तव में श्रांति काल क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, जैसे मान लीजिए कि चालक है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन क्या किया, गति किया। जैसे यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, जैसे ये चालक है और चालक में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो यह इलेक्ट्रॉन मान लीजिए गति करके गया, एक यहाँ है, और गति कर गया, इसको टक्कर मार दिया, हो सकता है ना जाकर टकरा जाए। जब बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो गति होगा तो आपस में टक्कर होगा। तो उस टक्कर के दौरान पहला इलेक्ट्रॉन जाके टक्कर मारा दूसरे के को, तो एक टक्कर हो गया ना, अब वहां से फिर रिटर्न हो, तो पीछे आएगा, नहीं तो कहीं आगे जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। तो आगे जाके कहीं एगो को और टक्कर मार दिया, मतलब दो टक्कर मार दिया। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो टाइम होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, श्रांति काल। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत, इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल या लगा समय, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। तो समझने के लिए समझ गए कि श्रांति काल किसे कहेंगे। ये बताइए, टक्कर होगा कि नहीं होगा, होगा। टक्कर होता है तभी तो तार में जब धारा बहाते हैं तो तार गर्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो तार क्या हो जाता है। कभी कभी आप देखे हो कि तार में हाई वोल्टेज करंट आता है ना, तभी वो तार गर्म हो जाता है। कारण क्या है, क्या चाहिए, जब हाई वोल्टेज करंट देंगे तो वोल्टेज क्या करता है, करंट को धक्का देता है ना। तो वोल्टेज हाई मतलब करंट को भी चाहेगा कि खूब जल्दी जल्दी क्या करें, करंट को पहुंचाएं। और जब करंट को जल्दी जल्दी पहुंचाएगा तो टक्कर भी क्या होगा, जल्दी होगा। जब टक्कर होगा तो उसमें घर्षण होगा, और जहाँ पर घर्षण होता है तहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। हाथ को रगड़ के देखिए, गर्म होता है ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉनों का जब आपस में टक्कर होता है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और हाई वोल्टेज दे देंगे तरवे क्या हो जाएगा, गल जाएगा। इतना गर्म हो जाएगी तार क्या हो जाता है, गल जाता है। तो ये दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को क्या कहते हैं, श्रांति काल। और इसको हम दिखाते हैं किससे हैं, इसे टाउ से व्यक्त किया जाता है। क्या लिख सकते हैं कि इसे टाउ से
व्यक्त किया जाता है। तो लास्ट में हम लोग परिभाषा लिखेंगे श्रांति काल का। पहले इतना छाप लो, फिर श्रांति काल का परिभाषा। किसको? अभी पहले इसको लिखो ना, उसके बाद हम बोल दे रहे हैं, लिख लेना।